नमस्कार। पिछले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सैंधव सभ्यता की 5 प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताओं के ऊपर वो चर्चा की थी, जिसमें पहली विशेषता थी वो थी कांस्य युगीन सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन संस्कृति थी। दूसरी विशेषता थी वो ये थी कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय संस्कृति थी। तीसरी विशेषता थी व्यापार और वाणिज्य को महत्व। चौथी विशेषता थी सैंधव वासियों का शांतिवादी दृष्टिकोण। पांचवी विशेषता थी सैंधव वासियों का समष्टिवादी दृष्टिकोण, जो कि उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं मानी जाती है। आज के वीडियो में हम सैंधव सभ्यता या सैंधव संस्कृति की, सैंधव सभ्यता और संस्कृति की जो अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सैंधव सभ्यता की जो छठी विशेषता है वो है नगर नियोजन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पुरास्थल मिले हैं, उन पुरास्थलों का जब उत्खनन किया गया तो प्रत्येक लगभग सभी सैंधव पुरास्थलों से उत्खनन में 2-2 बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। लगभग सभी स्थानों पर है वो 2 बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक बस्ती पूर्वी दिशा में है, दूसरी बस्ती पश्चिमी दिशा में। या ऐसा कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो 2 खंडों में विभाजित दिखाई देता है, पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। पूर्वी दिशा में जो नगर स्थित है वो अपेक्षाकृत निचले भाग पर स्थित, यानी कुछ निचाई पर स्थित है, और इस पूर्वी नगर के चारों तरफ किलेबंदी है वो बहुत ही कम जगहों पर मिली है। अधिकांशतः पूर्वी नगर की किलेबंदी नहीं मिलती। इसी कारण इसे निचला नगर या आवासीय बस्ती भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य लोगों की है वो आवासीय मकान बड़ी संख्या में मिले। दूसरा जो पश्चिमी नगर है वो अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। लगभग सभी स्थानों पर जो पश्चिमी नगर है वो ऊंचाई पर स्थित है, और इस पश्चिमी नगर के चारों तरफ परकोटा भी मिलता है अधिकांश स्थानों। इसी कारण इस पश्चिमी बस्ती को ऊपरी नगर या दुर्ग बस्ती कहा गया है। जो पूर्वी नगर है वहां पर सामान्य लोगों की जो आवासीय मकान है वो बड़ी संख्या में मिले हैं, लेकिन पश्चिमी जो बस्ती है वहां पर केवल सार्वजनिक महत्व के विशाल भवनों के अवशेष ही मिले हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सैंधव स्थल कालीबंगा की चर्चा करें तो कालीबंगा में दोनों पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही बस्तियां हैं वो दुर्गीकृत मिली है। यानी पूर्वी जो नगर बस्ती है वो उसके चारों तरफ भी परकोटा है, जबकि जो पश्चिमी टीले में स्थित जो बस्ती है उसके भी चारों तरफ परकोटा मिलता है। यानी कालीबंगा में पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही नगर दुर्गीकृत मिले हैं। इसी प्रकार चनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, वहां पर केवल एक ही नगर के साक्ष्य मिले हैं। वहां पर 2 नगरों के साक्ष्य नहीं मिले। वहां पर पश्चिमी बस्ती के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी दुर्ग बस्ती के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चनहुदड़ो में केवल पूर्वी नगर यानी आवासीय बस्ती के ही साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, जो लोथल में जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन दोनों बस्तियां एक ही प्राचीर से घिरी हुई हैं, दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरी हुई नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी जो बस्ती है यानी ऊपरी नगर और निचला नगर दोनों एक ही परकोटे से घिरे हुए हैं। कुछ ऐसे नगर भी मिले हैं जिनका नगर नियोजन 3 खंडों में विभाजित मिला है, जैसे कि धोलावीरा और जूनीकरण। दोनों ही वर्तमान गुजरात में स्थित है। धोलावीरा और जूनीकरण में पूर्वी बस्ती जो निचले स्तर पर है वो भी मिली है, पश्चिमी बस्ती भी मिली है जो अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन इन दोनों बस्तियों के मध्य एक और बिचला नगर कह सकते हैं, या जिसे मध्यम नगर कहते हैं कह सकते हैं,
के अवशेष भी मिले हैं। यानी धोलावीरा और जूनीकरण का नगर नियोजन 3 खंडों में विभाजित है। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी बस्ती के मध्य एक मध्यम नगर के अवशेष भी मिले हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की है। वो एक अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की है वो एक विशिष्टता है। लेकिन देखिए लगभग 1500 स्थल खोजे गए और अधिकांश स्थलों का जो नगर नियोजन है वो 2 खंडों में ही विभाजित है और दिशा भी वही है, पूर्व और पश्चिम। सैंधव सभ्यता या कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो है सड़कें। देखिए सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन में जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो है एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सीधी सड़कें, जिसके कारण पूरा का पूरा नगर है वो आयताकार या वर्गाकार खंडों में विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। और नगर नियोजन के इस पैटर्न को पाश्चात्य पुरातत्ववेताओं द्वारा ग्रिड पैटर्न, ऑक्सफोर्ड सर्कस और चेस बोर्ड पैटर्न जैसे नाम दिए गए हैं। इन प्रमुख ये जो सैंधव नगर है, इन सैंधव नगरों में जो नगर के मध्य से गुजरने वाली जो प्रमुख मुख्य मार्ग होता था वो अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा होता था, जिसके लिए इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं ने प्रथम पथ या राजपथ शब्द का प्रयोग किया है। मोहनजोदड़ो में जो प्रथम पथ यानी राजपथ है वो लगभग 34 फीट चौड़ा मिला है। इन सड़कों और गलियों का जो निर्माण है वो कंकड़, पत्थर और मिट्टी से किया जाता था। हरियाणा में स्थित बनवाली नामक जो स्थान है वहां की सड़कों पर है वो बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। उसके आधार पर पुरातत्ववेताओं ने संभावना व्यक्त की कि संभवतः बैलगाड़ी जो है वो परिवहन का मुख्य साधन थी। इसी प्रकार कालीबंगा में सभ्यता के अंतिम चरण में सड़कों को वो पक्की किए जाने के साक्ष्य भी मिले, अर्थात कालीबंगा में सभ्यता के अंतिम चरण में आग में पकाई गई ईंटों से सड़क निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। जैसे आजकल अपने खुर्रे बोलते हैं ना, उस प्रकार की सड़क मिली है कालीबंगा में, जो कि सभ्यता के अंतिम चरण में संभवतः निर्मित की गई थी। सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन की जो तीसरी विशेषता है वो है भवन। विभिन्न सैंधव स्थलों के उत्खनन से जो भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन भवनों के अवशेषों के आधार पर सैंधव सभ्यता के भवनों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है सामान्य आवासीय भवन, दूसरे हैं विशाल सार्वजनिक भवन जैसे कि स्नानागार है, अन्नागार है, सभा भवन है, स्टेडियम है। ये विशाल सार्वजनिक इमारतें। जो पूर्वी नगर मिला है उस पूर्वी नगर में लगभग सभी मकान है वो आवासीय बस्ती के रूप में मिले, यानी वहां पर संभवतः सामान्य जो लोग हैं वो अपनी एक प्रकार से आवासीय मकान बनाकर रहते थे। और विभिन्न सैंधव पुरास्थलों से ये जो आवासीय बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जब हम इनका विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि विभिन्न सैंधव स्थलों पर जो भवनों की जो योजना थी वो मुख्य रूप से आंगन योजना पर आधारित दिखाई देती है। यानी चारों तरफ मकान या कमरे बने हुए और मध्य में आंगन। इसी प्रकार का एक प्रकार से भवन निर्माण की जो शैली है वो इसी प्रकार की दिखाई देती है। यानी विभिन्न सैंधव स्थलों पर जो भवन निर्माण की जो योजना थी वो आंगन योजना पर आधारित है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं से युक्त है वो विभिन्न शौचालय है, रसोई कक्ष है, शयन कक्ष है, कुआं आदि है वो होते थे। इसके अलावा विभिन्न सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन में सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। ये सीढ़ियां हैं वो अत्यंत ऊंची और संकरी होती थी, जिससे पता चलता है कि सैंधव सभ्यता में 2 मंजिले भवन भी होते थे। और जहां पर सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी जहां पर 2 मंजिले मकान मिले हैं के साक्ष्य मिले हैं, वहां की निचली मंजिल से बड़ी संख्या में है वो अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर पुरातत्ववेताओं ने संभावना व्यक्त की
कि 2 मंजिले मकानों में संभवतः निचली मंजिल का प्रयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। इसी प्रकार आधुनिक जो विभिन्न जो नई खोजें की गई, उन नई खोजों में मोहनजोदड़ो में पाश्चात्य ढंग के वो शौचालय भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से। एक विशेषता और जो सैंधव सभ्यता की जो विशेषता दिखाई देती है वो ये है कि लोथल और चनहुदड़ो जैसे नगरों को छोड़कर जितने भी सैंधव नगर हैं वहां पर मकानों का जो प्रवेश द्वार है वो मुख्य गली की या मुख्य सड़क की अपेक्षा गलियों की ओर है वो खुलते थे। यानी लोथल और चनहुदड़ो को छोड़कर जितने भी सैंधव स्थल हैं वहां मकानों के जो प्रवेश द्वार थे वो सड़कों की अपेक्षा मुख्य गलियों की ओर खुलते थे। इसका कारण संभवतः यह माना गया है कि जो सैंधव बस्तियां थी वहां सुरक्षा की दृष्टि से संभवतः मकानों के दरवाजे वो मुख्य सड़क की अपेक्षा गलियों में खुलते थे। लेकिन चनहुदड़ो और लोथल में इनके जो प्रवेश द्वार है मकानों के वो मुख्य गली की ओर खुलने का कारण इन नगरों का व्यापारिक होना माना गया है, क्योंकि ये जो नगर थे मुख्यतः व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे और यहाँ से जो मकान या जो मकान होते थे उनमें संभवतः व्यापारिक क्रियाकलाप होते थे। इसी कारण सामान को लाने और ले जाने में सुगमता हेतु इन दोनों स्थलों पर जो मकानों के प्रवेश द्वार है वो मुख्य सड़क की तरफ छोड़े गए थे। विभिन्न सैंधव पुरास्थलों से जो सार्वजनिक इमारतें प्राप्त हुई है उनमें मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो कि 22 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो और जूनीकरण से सभा भवन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। विशाल सभा भवन जो कि खंभों स्तंभों के ऊपर टिका हुआ है। इसी प्रकार धोलावीरा और जूनीकरण से विशाल स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हैं। ये जितनी भी सार्वजनिक महत्व की या विशाल इमारतें मिली हैं ये सारी की सारी पूर्वी बस्ती में नहीं बल्कि पश्चिमी बस्ती में मिली हैं। यानी जितनी भी विशाल सार्वजनिक इमारतें हैं वो लगभग सभी पश्चिमी नगर या दुर्गीकृत नगर में ही मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की जो चौथी प्रमुख विशेषता है वो है ईंटें, जिनके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।